भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 6। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वन लाइनर नोट्स कैसे बनाएं। यहाँ हमारा जो चल रहा था पॉइंट्स वो समन वारंट वाला हो चुका था। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है प्रोक्लेमेशन, वो चल रहा था कि बस सबसे पहले तो किसी भी एक्यूज्ड को, किसी पर्सन को जो मामले से जुड़ा हुआ है, उसे कोर्ट में बुलाने के लिए पहले समन इशू किया जाता है। समन पर वो नहीं सुना है, समन हर केस में नहीं दिया जाता, उसके बाद वारंट इशू किया जाता है और वारंट के बाद क्या होगा, आपका प्रोक्लेमेशन जारी की जाती है। तो यहाँ पर प्रोक्लेमेशन कहाँ आती है, सेक्शन 84 में आएगी। और 84 में इसका रीज़न अगर आप देखेंगे कि क्यों जारी की जाती है उद्घोषणा, तो उद्घोषणा जारी करने का मेन रीज़न क्या है कि जो व्यक्ति छिपा हुआ है ना, उसके विरुद्ध जारी की जाएगी। क्यों जारी की जाएगी, तो जब ये विश्वास हो जाता है कोर्ट को कि भाई जिस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए वारंट इशू किया गया है, वो तो कोर्ट से बचने के लिए फरार हो गया है या फिर खुद को छिपा रहा है, ठीक है, कि वो तो उस वारंट के एग्जीक्यूशन से बचने के लिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स से बचने के लिए क्या हो गया, तो फरार हो गया है या फिर छिप रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन से, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्योंकि यहाँ लग रहा है, लगता है, तो फिर उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी की जाता है। और कितने टाइम पीरियड रखा जाता है उसमें, कम से कम 30 दिन का समय दिया जाता है। अब लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि प्रोक्लेमेशन का मतलब यह नहीं है कि भाई ठीक है कोर्ट ने वो डिक्लेरेशन कर दिया। अब इसमें ऐसी भी तो चीज़ें होनी चाहिए, जिस व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी की है उसको इस बारे में पता होना चाहिए, यानी कि हर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ कंप्लीट करनी चाहिए कि आगे जो है कोई भी समस्या इसमें ना रह जाए कि भाई कोई ऐसा प्रूफ दो कि आपने जो था ये प्रोक्लेमेशन इशू किया था कि इस व्यक्ति को इतने समय के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेक्शन 84 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा। यानी कि आप देखते हो ना कि वो मोस्टली जब हम जो किसी व्यक्ति को मानो गुंडा करार दे दिया गया है, तो उसमें जो आपका वो ढोल पिटवा कर ये चीज़ डिक्लेयर की जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ समन जारी किया जाता है तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि ऐसा नगर या गांव जहाँ पर वो व्यक्ति मतलब रहता है नॉर्मली, उसका जो सार्वजनिक प्लेस होगा ना, तो वहाँ पर पढ़कर सुनाया जाएगा भाई, ताकि सबको पता चल सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट्स में क्या आता है, फिर प्रकाशित किया जाएगा, चस्पे किए जाएंगे कि आपने देखा होगा ना कि ये व्यक्ति कौन है, फरार व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति चाहिए, इस तरीके के जो आप लोगों के जो चिपके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉपी जो है उसकी न्यायालय सदन के सहज दृश्य भाग पर भी लगाई जाती है, यानी कि जो न्यायालय होता है उसके भी सहज दृश्य भाग पर जो है लगाई जाती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका एक तरीके से इशू, यानी कि कैसे उस व्यक्ति को पता चलेगा, यानी कि उसकी तामील सर्विस की कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो था डिक्लेरेशन की गई है। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर होती है। उसके अलावा इसमें एक पॉइंट्स और भी है कि जिस जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है ना, उसका जो फेमस डेली न्यूज़पेपर होगा उसमें भी चीज़ें पब्लिश करा दी जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी कंडीशन ना नहीं छोड़ी जाती जिससे कहने का आगे मौका मिल सके कि जो है आपने उसके खिलाफ इस प्रकार की जो कार्यवाही नहीं किया, कोई भी लीगल पॉइंट्स को आपने फॉलो नहीं किया, ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा जाता है। और ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी सेक्शन 84 के अंदर। अब सेक्शन 84 में एक चीज़ और मैंडेटरी है, इसमें हमें एक चीज़ और पढ़ने के लिए मिलती है, वो है आपका जो आपका ऑफेंडर डिक्लेयर होता है, उद्घोषित अपराधी होगा। कौन व्यक्ति होगा उद्घोषित अपराधी, तो यहाँ पर आप 84 का सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे तो आपको इसमें चीज़ें नजर आएंगी कि गंभीर अपराधों का जो दोषी व्यक्ति होगा ना, उसको घोषित किया जाएगा अपराधी, ठीक है। तो यहाँ चाहे वो बीएनएस के अकॉर्डिंग हो अपराधी या अदर लॉज के अकॉर्डिंग, मतलब आप यहाँ पर यही नहीं है कि भाई केवल उसने जो गंभीर ऑफेंस किया है वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही किया, नहीं, और भी जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग भी उसने अगर कोई जो है ऐसा किया, मानो आपका जो आईटी एक्ट है या फिर आपका आर्म्स एक्ट है, आपके जो भी अदर क्रिमिनल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग भी उसने ऑफेंस किया है। अब ऑफेंस गंभीर है तो सजा ना डिक्लेयर की हुई, निर्धारित की है इन्होंने, कैसे कि लेकिन उसमें ना 10 साल से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए। आप ये बात याद रखो, क्योंकि 10 साल से ऊपर वालों में नॉर्मली आजीवन कारावास, मृत्युदंड, और 10 साल के अलावा आपका जो है 10 साल के बाद मोस्टली अगर आता है ना तो बस 14 का मिलेगा आप लोगों को, 20 का मिलेगा। इसके अलावा ऐसा तो नहीं मिलेगा कहीं 15 का है, 16 का है, 11 का है, 12 का, ऐसा तो कारावास नहीं मिलेगा ना, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बीएनएस या अदर लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें जो सज़ा है वो 10 साल उससे ज़्यादा है, आजीवन कारावास से मृत्युदंड है, और वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होने में अगर असफल होता है तो उसको अपराधी उद्घोषित कर दिया जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर किसको उद्घोषित किया जा रहा है अपराधी, जिसने 10 साल से ज़्यादा वाला ऑफेंस किया हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको सेक्शन 84 में पढ़ने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर अब आता है नेक्स्ट सेक्शन। क्या भाई, अब हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया, हमने डिक्लेयर कर दिया कि आपको ना इतने समय के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट होना है 30 डेज़ का। लेकिन अब वो व्यक्ति 30 डेज़ के अंदर भी प्रेजेंट नहीं हुआ, समन दिया, वारंट दिया और डिक्लेरेशन दिया, लेकिन तुम तो आ ही नहीं रहे हो भाई, उद्घोषणा कर दी, प्रोक्लेमेशन, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हो। अब क्या होगा? अब सेक्शन 85 कहता है कि वह कुछ नहीं है, तो भाई अब इनकी जो संपत्ति है ना उसको अटैच कर दो, प्रॉपर्टी को कुर्क कर दो। प्रॉपर्टी कैसी होगी? यहाँ पर याद रखिएगा, चल या अचल, कोई भी संपत्ति हो सकती है, बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि चल ही हो या अचल ही हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर न्यायालय जिसने उद्घोषणा जारी की है अगर वो प्रॉपर्टी की कुर्की करेगा तो उसको रीज़न रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि हर चीज़ भाई रिटन में चलती है। ठीक है, तो क्या करना होगा? उसको रीज़न रिकॉर्ड करना होगा, और अगर इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता तो कार्रवाई क्या होगी? दूषित मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग वास्तव में MCQ लगाते हैं, PYQs देखते हैं, तो आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि क्या उद्घोषणा के साथ साथ भी कुर्की का आदेश दिया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कुर्की का आदेश 84 में था और यहाँ पर 85 में क्या है, यानी कि उद्घोषणा कहाँ पर है? 84 में। कुर्की कहाँ है? 85 में। लेकिन क्या उद्घोषणा भी कर दी और उसके तुरंत साथ जो था कुर्की का आदेश भी दे दिया? तो यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन 85 में प्रोविज़ो मिलेगा आप लोगों को। क्या मिलेगा? प्रोविज़ो, यानी कि सबसेक्शन 1 का प्रोविज़ो मिलेगा, जो ये कह रहा है कि उद्घोषणा के साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश भी दे सकता है न्यायालय, लेकिन उसको करना क्या होगा भाई? शपथ पर देना होगा, ये बात भी याद रखिएगा। विदाउट एफिडेविट नहीं कर सकता। लेकिन ग्राउंड्स तो बताओ। ग्राउंड्स ये हैं, जब कोर्ट को ये लग रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना जिसके विरुद्ध उद्घोषणा निकाली गई थी, ये अपनी समस्त संपत्ति, ये चीज़ें इसमें याद रखना, अपनी समस्त जो प्रॉपर्टी है, या तो मतलब समस्त का, ठीक है, या उसे किसी भाग का क्या करने वाला, उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या फिर जिस न्यायालय की स्थानाधिकारिता के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है ना उस प्रॉपर्टी को हटाने वाला है, या तो डिस्पोज करने वाला है या रिमूव करने वाला है। 2 शब्दों से याद रखना। अगर इस चीज़ों का सेटिस्फेक्शन हो जाता है कोर्ट को, तो डिक्लेरेशन के साथ साथ याद रखेगा उद्घोषणा के साथ अटैचमेंट का ऑर्डर भी दे देगा। ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा फिर प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, प्रोसीजर ये कि अब अगर जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, अगर प्रॉपर्टी उसकी स्थानाधिकारिता के बाहर है तो जहाँ पर है उसके DM के थ्रू की जाएगी, एंडोर्समेंट करके देगा वो। उसके अलावा कि जो आपकी चल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसका अटैचमेंट कैसे होगा, कैसे होगा भाई? दूसरे व्यक्ति को आप उस संपत्ति को देकर करोगे, रिसीवर अपॉइंट करोगे, एक डिक्लेरेशन के द्वारा करोगे। ठीक है, अचल में आपका डिफरेंस इतना है कि पोजेशन वाला होता है भाई। उसमें क्या है? उसमें सीज है, उसमें बाय सीजर है, उसमें बाय टेकिंग पोजेशन है, क्योंकि वो चल है, वो अचल है। ओके, तो क्योंकि यह है ना जो 85 आप लोग पढ़ते हो, वैसे तो मोस्टली मैं कहूँगी सारा ही महत्वपूर्ण है, बट 85 का जो प्रोसेसर है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के अंदर। ओके, तो यहाँ 85(6) में एक और चीज़ महत्वपूर्ण आती है, रिसीवर वाली। ठीक है, कि रिसीवर की शक्तियाँ, कर्तव्य और दायित्व, क्योंकि जिस व्यक्ति को अटैच किया गया है ना उस संपत्ति के हम लोग क्या देखते हैं। आपने जिन लोगों ने UP APO मुख्य परीक्षा दी होगी उन्होंने देखा होगा कि जिस भी एक्ट के अंदर अटैचमेंट का प्रोविज़न था, उस हर एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट उस जिस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कुर्क किया गया था उसके लिए प्रशासक अपॉइंट कर रहा था, मतलब रिसीवर अपॉइंट कर रहा था। प्रशासक, रिसीवर, क्यों? क्योंकि उस संपत्ति की ना देखभाल करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर यह रिसीवर भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, अब कुर्क संपत्ति का कोई ना कोई तो भाई ये कि अब इस व्यक्ति संपत्ति पर कोई ना खेती ना कर ले, अगर मानो कोई मकान है कोई आकर ना रहने लगे, इस प्रकार से मतलब उसकी एक तरीके से रखवाली करना। ठीक है, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। तो इसकी पावर क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है। तो हम पढ़ते हैं CPC, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हम लोग जब CPC पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि CPC के अंदर जो उसके CPC में हम जो है ऑर्डर 40 पढ़ते हैं रिसीवर से संबंधित। ठीक है, वहाँ पर उसकी जो राइट्स हैं, ठीक है, यानी कि उसकी पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ है, वही यहाँ पर मिलेंगी। ओके, उसके अलावा हमारा आता है 86 भाई न्यू ऐड हुआ है। 86 जो है न्यू ऐड हुआ है BNS के अंदर। CRPC में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन इसमें है क्या भाई? इसमें ये है कि भाई जिस कुर्की प्रॉपर्टी की तुम कुर्की कर रहे हो ना, उसकी संपत्ति की पहचान और कुर्की के बारे में। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड
पर्सन डिक्लेयर कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी की जो पहचान करने के बारे में भी, क्या वास्तव में संपत्ति उसी व्यक्ति की है और कुर्की के बारे में। लेकिन यहाँ पर पहचान का जो प्रोसीजर है, क्या कौन करेगा, किसको पावर है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपका एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस अधीक्षक, या फिर आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस है यानी कि आपका पुलिस आयुक्त, या इनसे ऊपर की पंक्ति का जो भी पुलिस अधिकारी होगा, ठीक है, इनसे जब कोर्ट को लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, यानी कि जो न्यायालय है ना उसको लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है इन लोगों से, ठीक है, इन लोगों से। तो एग्जाम में क्या ज़रूरी है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में ज़रूरी इसके सीधा टाइटल कि उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, सेक्शन 86, ठीक है। कौन कौन अधिकारी अनुरोध करेंगे न्यायालय से, आपका पुलिस अधीक्षक, ठीक है, पुलिस आयुक्त, या इनकी पंक्ति से ऊपर का पुलिस अधिकारी। ये बात आप यहाँ याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पुट अप होता है, कोई भी एक एक्स्ट्रा ऑफिसर दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये है या नहीं है, ठीक है। अब उसके अलावा हम आते हैं, ठीक है, इनके लिखित अनुरोध पर कोर्ट क्या करेगा, उद्घोषित व्यक्ति की जो है संपत्ति की कुर्की या पहचान के लिए जो है क्या देगा, आदेश दे देगा, ठीक है, कि प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। अब आगे इसमें एक चीज़ और आती है, वो है अब हमारा 87, क्योंकि इसमें न्यू केवल आपका यही ऐड हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही हैं पहले वाली। अब इसमें हमारा आता है नेक्स्ट 87। अब 87 हमें पावर दे रहा है क्या भाई, जिस व्यक्ति को अटैच किया गया ना, कुर्क किया गया जिस संपत्ति को, अब ऐसा थोड़ी ना है कि उस संपत्ति को आयकर अटैच हो गई तो हो गई, भाई कोई ऐसा पर्सन। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, अब वो व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी नहीं है, उससे अदर ऐसा व्यक्ति, ठीक है, अन्य ऐसा व्यक्ति जिसका संपत्ति में क्या हो भाई, जिसका संपत्ति में हित होता है, वो क्या करेगा, जब कुर्की की गई है ना, कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर उस संपत्ति के बारे में दावे और आपत्ति कर सकता है, किस पर, कुर्की पर। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 माह, दूसरा व्यक्ति कौन है, अदर पर्सन, यानी कि उद्घोषित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति होना चाहिए और उसको संपत्ति में हित भी होना चाहिए। सेक्शन 87 हो गया। उसके बाद हमारा सेक्शन 88 महत्वपूर्ण आता है। 88 क्या कह रहा है भाई, 86 जो 87 था वो तो केवल जिस संपत्ति की कुर्की की गई है उसके बारे में दावे और आपत्तियों की बात करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेक्शन 88 की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए। सबसे पहले तो जो संपत्ति कुर्क की गई है ना उसको निर्मुक्त करना, ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें विक्रय करना, और तीसरा पॉइंट है इसमें वापस करना। निर्मुक्त का मतलब क्या है कि भाई जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी मतलब डिक्लेरेशन दिया था ना, अगर वो मानो सही समय पर आ गया तो प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। विक्रय आप समझ सकते हो कि भाई वो व्यक्ति जो टाइम पीरियड था उसके अंदर अब वापस नहीं आया तो अब सेल कर दिया जाएगा। मतलब वापस कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुर्की की कुर्क संपत्ति की विक्रय कर दिया जाएगा। कब, जब अटैचमेंट हुआ ना उस तारीख से 6 महीने अब समाप्त हो गए। भाई 6 महीने के अंदर तो आप दावे आपत्ति कर सकते हो, वो भी अदर पर्सन। लेकिन जिस दिन कुर्की हुई थी उस सब 6 महीने का समय ना खत्म हो गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी न्यायालय में नहीं आया संपत्ति के बारे में कोई भी दावा या आपत्ति वगैरह करने के लिए, और अगर दावे आपत्ति किए हैं तो अगर उनका निपटारा हो गया है तो ये दोनों ही चीज़ों के बाद क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी विक्रय हो जाएगी, इनके अंडर में रहेगी। उसके बाद अब वापस करना। अब वापस करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसको वापस की जाए, जिसकी प्रॉपर्टी थी जो घोषित अपराधी था। अब लेकिन भाई वो कभी भी आ जाएगा, 4 साल 5 साल 6 साल तो वापस नहीं भाई, इसमें टाइम पीरियड है। और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस दिन उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है ना, कुर्की की तारीख से अगर वो 2 साल के अंदर वापस आ जाए, जिस दिन अटैच हुई थी उससे 2 साल के भीतर अगर वापस आ जाए, और वापस आने पर भी कोर्ट को उसे सेटिस्फाइड करना होगा। क्या सेटिस्फाइड करना होगा कि वो न्यायालय के मतलब वो वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार नहीं हुआ था, उसे तो उद्घोषणा की सूचना भी नहीं मिली थी, ठीक है। क्या कर देगा कि वो फरार नहीं हुआ था और उसे जो था सूचना नहीं मिली थी। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को उसको वापस कर दिया जाता है, लेकिन शुद्ध आगमों के साथ, मतलब जितना उसका खर्चा उन सबको मतलब कोर्ट न्यायालय लेगा और उसके पश्चात ही भाई देगा। क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि जो अब तक हमारा खर्चा हुआ वो हम लेंगे नहीं, वो तो हम लेंगे ना, उसके बाद अगर बचा तो तुम्हें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा अगर नहीं बचा तो। उसके बाद सेक्शन 89 आ रहा है, कह रहा है कि ये जो सेक्शन 88 के अकॉर्डिंग
वापस करने के लिए जो आवेदन दिया था ना, उसको नामंजूर कर दिया कोर्ट ने, ठीक है। तो अब इसके खिलाफ अपील की जाएगी। और इसमें पता है, इसमें बस कुछ 3-4 सेक्शंस ऐसे आते हैं जो अपील वाले चैप्टर से अलग आते हैं, इसमें ये भी मिलकर आता है। तो याद रखिएगा 89 में जो आपकी अपील है। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 90, इसके डी वाले प्रोविजन, चौथा प्रोविजन शुरू हो जाता है। ये कहता है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, और सीधा टाइटल से आता है सेक्शन 90। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन लगाकर देखेंगे, MCQ लगाकर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो मैंने बताया है इससे बाहर अटैचमेंट से आप लोगों का कुछ भी नहीं गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।